कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करती हूँ, लेकिन कुछ हेल्थ इशू की वजह से रेगुलर वीडियो चैनल पर नहीं आ पा रही है। इसके लिए मैं आप लोगों की एक्साइटमेंट को समझ पा रही हूँ, लेकिन आप लोग भी समझिए, जैसे ही मेरी हेल्थ सही होती है आप लोगों के पास रेगुलर वीडियो आ जाया करेगी। तब तक मैं आप लोगों के एक्साइटमेंट को समझते हुए 1 या 2 दिन पर वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। आप लोग भी इस बात को ज़रूर समझिएगा। आदित्य सिया को दवा खाने के लिए बोलता है, तब तक सिया बेड पर गिर पड़ती है। आदि की सांसें अटक जाती है, उसकी धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट भागने लगती है। सिया सिया आंखें खोलो सिया, क्या हुआ तुम्हें? तब तक सिया अपनी एक आंख दबाकर दूसरी आंख खोल देती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आदि उसकी स्माइल देखकर उसकी शरारत समझ जाता है और उसे खींचकर गले लगाते हुए बोलता है, दोबारा ऐसा मजाक मत करना वरना किसी दिन मेरी सांसें रुक। सिया जल्दी से उससे अलग होकर उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है और नामे इशारा करती है और अपना कान पकड़ लेती है। आदि उसे फिर से खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और बोलता अच्छा है, चलो दवा तुम खाओ, नहीं समझ तो फिर बाद में मेरे सो लिए क्या, जाओगी। और तुम जानती हो मैं तुम्हारे पर। सिया दवा पकड़ते हुए बोलती है, कोई रिस्क नहीं लूंगा, यही सुन रही हूँ 2 महीने से, अब तो याद हो चुका है, बोलकर दवा खा लेती है। आदि बोला, गुड गर्ल, अब तुम सो जाओ, और फिर उसे सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करके अपने वहीं बैठकर लैपटॉप में कुछ मेल चेक करने लगता है। सिया उसे लैपटॉप में घुसे देखती है तो गुस्से में बोलती है, क्या मैं तुम्हें कोई छोटी बच्ची दिख रही हूँ जो तुमने मुझे यहाँ लाकर ऐसे सुला दिया? अभी मुझे माँ से, दादी से, रागिनी से, पापा से, सबसे कितनी सारी बातें करनी थी। आदि बोला, कल कर लेना, अभी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, ज़्यादा देर तक जागना अभी भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सिया अचानक से बोलती है, लेकिन मुझे अकेले नींद नहीं आती। आदि उसकी तरफ देखने लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, फिर बोलता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सिया को याद आया कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया, तो उठते हुए बोली, मम्मा मैं माँ के पास जा रही हूँ, तो तुम आराम से अपना काम करो। आदि उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और एक हाथ से अपने लैपटॉप को साइड कर देता है। सिया बोली, तुम अपना काम करो, तब तक मैं बाहर बालकनी में टहल लेती हूँ, जब नींद आएगी तो आकर सो जाऊँगी। आदि बोला, आओ मैं सुला दे रहा हूँ, अभी नींद आ जाएगी। सिया बोली, लेकिन तुम्हें तो काम करना है ना। आदि बोला, तुमसे ज़रूरी तो मैं भी नहीं मेरे लिए, फिर भी ये तो सिर्फ कुछ मेल चेक करने थे, और उसे फिर से लेटाकर अपने भी बगल में लेट जाता है। सिया उसके पास होने पर सुकून से आंखें बंद कर लेती है। आदि उसे देखकर बोलता है, अच्छा तो दादी के पास गई होती तब कैसे नींद आती? सिया अपना सर उसके सीने से लगाकर, मैं नहीं जा रही थी, तुम मुझे परेशान कर रहे थे तो मैं क्या करती? आदि उसका हाथ पकड़कर, और ये क्या है, हाथ क्यों चला रही हो? सिया बोली, तुम मुझे सुला दो, अब मुझे नींद आ रही है। आदि उसके सर पर किस करता है और उसके बालों को हल्का हल्का सहला रहा था और एक हाथ से उसे पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद देखता है तो वो उसे पकड़कर आराम से सो रही थी। आदि उसका सर सहलाकर, अब तो आदत बन गई हो, तुम्हारे बिना तो एक पल भी इस दिल और दिमाग को चैन नहीं है। फिर उसे और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके आंखें बंद कर लेता है। आरव बोला, रागिनी तुम्हें क्या लगता है सिया भी प्यार करती है आदि से? रागिनी बोली, बिल्कुल, प्यार नहीं बहुत प्यार करती है, देखा नहीं दादी के बातों से कैसे हड़बड़ा गई थी, और आदि उठाकर ले गया तो भी कुछ नहीं बोला। इन 2 महीनों में दोनों का रिश्ता बदल चुका है, अब दोनों को हर एक पल एक दूसरे की आदत लग चुकी है, जो जल्द ही सिया को भी पता चल जाएगा और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेगी। आरव बोला, मैं भी यही चाहता हूँ, दोनों खुश रहें, और क्या चाहिए हम सबको। वैसे भी सिया ने 90% घर पर कब्जा कर लिया है, 10% पर तुम कब्जा कर लेना। रागिनी बोली, वो 100% पर भी कब्जा कर ले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसमें भी खुश हूँ। आरव बोला, अब बस हमारी शादी हो जाए, फिर तुम्हें रोज़ रोज़ छोड़ने का काम खत्म होगा। कुछ देर में आरव रागिनी को छोड़कर वापस घर आता है। सुबह सब लोग जल्दी ही उठ गए थे। आज सब लोग पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट फिक्स करने वाले थे। सिया अभी भी आराम से सो रही थी और आदि उठकर तैयार हो चुका था। कुछ देर बाद सिया नींद में ही एक हाथ से उसे ढूंढने लगी। आदि को उसकी हरकत देखकर मज़ा आ रहा था, लेकिन कुछ देर जब सिया ने ढूंढ लिया और उसे आदि नहीं मिला तो सर पर हाथ रखा। आंखें अभी बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रहा था, जिसे देखकर आदि जल्दी से उसके पास आया और उसके सर को हल्का सा सहलाते हुए बोला, क्या हुआ सिया?
सिया आंखें खोलो देखो, मैं यहीं पर हूँ। सिया आंखें खोलो देखो। सिया ने कुछ देर बाद आंखें खोल उसे देखा तो उससे लिपटते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए थे? कितना गंदा सपना था। आदि उसका सर प्यार से सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, देखो तुम्हारे सामने ही हूँ, फिर परेशान क्यों हो? फिर उसके सर को चूम कर बोला, चलो तैयार हो जाओ, फिर नीचे नाश्ता करने चलते हैं, तुम्हारे दवा का भी टाइम हो गया है। सिया वैसे ही बोली, कुछ देर बाद चलते हैं ना। आदि बोला, सिया क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो डॉक्टर के पास चलें। सिया बोली, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर बाद सिया तैयार होकर आदि के साथ नीचे आती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। सिया सबको गुड मॉर्निंग बोलकर शांति जी के पास ही बैठ जाती है। आदि भी उसके बगल में ही बैठ जाता है। बीरेन जी बोले, सिया मैं क्या सोच रहा था बेटा, तुम्हारी शादी करवा दिया जाए। सिया ने जैसे ही सुना अचानक से आदि का हाथ पकड़ लिया। आदि उसकी पकड़ और हाथों में कपकपी को महसूस करते हुए सामने सबको देखने लगा कि ये सब क्या मजाक है। सुभद्रा जी बोली, बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं सिया की शादी फिर से हो और वो अपनी शादी को एंजॉय करे, और वो भी अपनी मर्जी से। सिया को ये सब बातें आज तक के हुए सारे दर्द से कहीं ज़्यादा चुभ रही थी। वो बस इतना सोच रही थी कि कैसे भी करके इन सब बातों को कोई तो रोक दो। शांति जी बोली, हाँ आदि, हम सब यही चाहते हैं। और तब तक सिया बीच में ही बोली, माँ मुझे कुछ टाइम चाहिए, और वो बिना पूरी बात सुने ही उठकर एक भी सेकंड का वक्त गवाए अपने रूम में चली जाती है। आदि बोला, माँ ये सब क्या है? आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उसकी शादी किसी और से होने भी दूंगा? जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। सब उसकी बात सुनकर अजीब नजरों से उसे देखने लगे। आरव बोला, मतलब तुझे लग रहा है हम सब सिया की शादी किसी और से करवाना चाहते हैं? आदि सर नीचे करके, तो यही सोच रहे हैं ना आप सब लोग, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शांति जी बोली, अरे बुद्धू, हम तो तुम दोनों मतलब तुम्हारी और सिया की शादी के बारे में बोल रहे थे। वैसे भी तूने जैसे उससे शादी किया था ना, उसका कोई महत्व नहीं है। हम सब पूरे विधि विधान से तुम दोनों की शादी कराना चाहते हैं, वो भी आरव और रागिनी के साथ, एक ही मंडप में। अब तुझे सिया से शादी नहीं करनी है तो बता दे। आदि उठते हुए बोलता है, सच में माँ आप सच बोल रही हैं, मेरी शादी सिया से फिर से? बीरेन जी उसकी बात सुनकर हंसते हुए, तो तुम्हें क्या लगा हम सब तुम दोनों को अलग करने का इतना बड़ा पाप करेंगे? बलदेव जी बोले, तुम सब बच्चे भी ना कुछ भी सोचते हो। अरे जिसे मजाक समझना है उसे सीरियस, और जिसे सीरियस समझना है उसे मजाक समझते हो। आरव बोला, लेकिन लगता है सिया को अभी भी मंजूर नहीं है तुझसे शादी करना, इसलिए तो वो बिना खाना खाए ही उठकर चली गई। सब आदि को देखते हैं। आरव बोला, आदि उसने तुमसे कहा वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है या तुझसे प्यार करती है? आदि बोला, मुझे उसके कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ वो मेरे लिए क्या फील करती है, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। शांति जी बोली, फिर भी हम सब चाहते हैं कि इस बार उसकी मर्जी से यह शादी हो और कुछ नहीं। आदि बोला, उसकी मर्जी से ही होगी, आप लोग चिंता मत कीजिए, वो खुद आकर बोलेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती है, वो भी आखिरी सांस तक। बीरेन जी बोले, लेकिन उसके इस तरह से उठकर जाने का कारण क्या है? वो भी पूरी बात सुने बिना। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो फिर वो क्या था? मुझे तो लगता है एक बार सब क्लियर कर लेना चाहिए। बेटी माना है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कहने के लिए है। उसकी ना हुई तो इस बार ज़बरदस्ती की सोचना भी मत। आदि तुझसे ज़्यादा प्यारी है वो हम सब के लिए। शांति जी बोली, नहीं ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे तो लगता है आदि की तरह उसे भी गलतफहमी हुई है। क्यों आदि, मैंने सही कहा ना? आदि बोला, शायद जितना मैं उसे जानता हूँ उस हिसाब से तो यही हो सकता है। आरव बोला, ठीक है तो जाओ फिर उसके पास आकर बोलता है, कबूल करवा लो कि कहीं उसे भी तुमसे मोहब्बत तो नहीं हो गई। आदि बालों में हाथ घुमाकर इधर उधर देखने लगता है, फिर सबको देखकर बोलता है, इस बार ज़बरदस्ती नहीं, पूरे हक से वो मेरी होगी और आप लोग खुद उसका हाथ मुझे दोगे। और अब खुद से ही प्लेट में खाना लेकर ऊपर अपने रूम में चला जाता है। तो सब एक साथ बोलते हैं, हम भी यही चाहते हैं, तुम दोनों बस ऐसे ही साथ रहो और खुश रहो। आदि रूम में गया तो सिया रूम में उसे कहीं नहीं दिखाई दी, तो खाना टेबल पर रखकर बालकनी में चला गया, जहाँ बालकनी के झूले पर वह बैठकर सामने देखते हुए कुछ सोच रही थी। आदि बोला, सिया जल्दी से अंदर चलकर नाश्ता करो, वैसे भी आज दवा खाने में काफ़ी लेट हो गया है। लेकिन सिया ने तो जैसे उसकी कोई बात सुनी ही नहीं और वैसे ही बैठी रही। आदि उसके बगल में बैठ गया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था।
आदि उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर कर, हे क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है क्या, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, और उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाकर अंदर लाता है और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है सिया उसे मारते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आता। आदि अब रुक कर उसके चेहरे की तरफ देखता है जिस पर अब भर भर कर गुस्सा दिख रहा था और वो उसके शर्ट को कसकर पकड़ी हुई थी। आदि उसे बेड पर बैठाते हुए बोलता है, तुम्हें पता भी है ये शर्ट मेरा फेवरेट है, ऐसे पकड़ी हो जैसे ये शर्ट नहीं मैं खुद हूँ और तुम मुझे अभी कच्चा चबा जाओगी। सिया उसे गुस्से में घूरती है और सोच रही थी क्या सच में इसे कोई फर्क नहीं पड़ा जो सब लोग नीचे बोल रहे थे। आदि उसका चेहरा अपने रुमाल से साफ करके बोला, चलो अब मुँह खोलो, मैं खिला रहा हूँ, जब देखो बस बच्चों की तरह रोती रहती हो। सिया बोली, ठीक है तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना केयर करने की, मैं खुद से भी खा सकती हूँ, और प्लेट उससे लेने लगती है। आदि बोला, सिया क्या हुआ है, ये बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रही हो यार। सिया बोली, मैं बच्चों जैसा बिहेव कर रही हूँ तो ठीक है, दो मुझे, मैं खुद से खा लूँगी और एक दिन तुम्हारी लाइफ से भी चली जाऊँगी, फिर तुम्हें कुछ भी मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आदि उसे एकटक देख रहा था। सिया अपने में ही बस बड़बड़ा रही थी। अब आदि ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम मुझे छोड़कर अभी भी जाना चाहती हो। सिया उसकी आंखों में देख रही थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। आदि बोला, बोलो, अभी भी तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है। सिया बस उसे ऐसे लगातार देखे जा रही थी लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। तो आदि उसे वैसे ही छोड़कर उठ गया और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, अगर तुम्हारा फैसला हाँ है तो मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुम आज़ाद हो अपने फैसले के लिए। तुम ये सोचकर मत रुकना कि आज तक मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, क्योंकि ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है, अपनी मोहब्बत के लिए किया है। और कोई भी इंसान अपनी मोहब्बत के लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, अपनी खुशी के लिए। मैं तुम्हें कोई भी दर्द नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें जो सही लगे वो कर सकती हो। सिया उठी और उसे अपनी तरफ करके एक झापड़ खींचकर मारी और उसका कॉलर पकड़ कर बोली, तुम होते कौन हो सारे फैसले खुद लेने वाले, फिर भी तुम चाहते हो कि। फिर कुछ देर रुक कर बोली, मैं ये फैसला लूँ तो ठीक है, मैं आज ये फैसला ज़रूर लूँगी। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारी मोहब्बत सच्ची भी है या सिर्फ दिखाने के लिए करते हो ये सब बड़े बड़े दावे। आदि उसका हाथ छुड़ाकर, आज पता चला एक तरफा मोहब्बत पर सवाल ऐसे ही होते हैं और वो बार बार साबित करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। सिया वापस से ज़मीन पर बैठते हुए बोलती है, चाहते क्या हो कि टूट जाऊं इतना कि खुद को समेट भी ना सकूं। आदि उसके पास बैठते हुए बोला, नहीं, मैं चाहता हूं तुम बिखरो, उससे पहले मैं तुम्हें अपने आप में समेट लूं। सिया भरी आंखों से उसे देखकर बोली, क्या लगता है तुम्हें, क्या चाहती हूँ मैं तुमसे। आदि उसके गाल पर हाथ रखकर, एक बार बोल कर तो देखो, दुनिया जहान से ज़्यादा महफूज रखूँगा, बस एक बार बोलो तो कि तुम। सिया उसके होठों पर उंगली रख कर, इन आँखों में देख कर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हारी आगोश में सुकून से सो जाती हूँ, वो भी तुम्हें समझ नहीं आता, जिस प्यार और परिवार के बारे में कभी सोचा नहीं था। फिर आंखें बंद करके बोलती है, सब मिला, सबसे ज़्यादा मिला, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान मिला, जिसके दूर जाने के ख्वाब से ही सांसें थम सी जाती हैं। उसे क्या नाम दोगे, क्या ये मोहब्बत है, और अगर हाँ ये मोहब्बत है तो हाँ, हो गई है मुझे तुमसे मोहब्बत, खुद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत। और अभी भी खुद से दूर करना चाहते हो तो कर सकते हो। और आंखें खोल कर बोली, मैं आज ही चली जाऊंगी। फिर अपने आंसू पोंछ कर उठते हुए बोली, मैं समझ लूँगी, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। आदि उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और कसकर उसे गले लगा कर बोला, जाकर तो दिखाओ, फिर बताता हूँ। सिया भी अब उसे पकड़कर ऐसे ही उसके गले लगी रही जैसे कभी दूर होगी ही नहीं। कुछ देर बाद आदि अब उसे खुद से दूर किया और उसके सर को प्यार से चूम लिया और फिर उसे देखते हुए बोला, अब ठीक है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, पहले खाना खाओ फिर कुछ सोचते हैं। और अब उसे अपने सामने बैठाकर प्यार से खाना खिलाता है, फिर दवाई खिलाकर उसे अपने गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाता है। सिया अपना सर उसके सीने से लगाकर, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। आदि उसके बालों को सहलाते हुए, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ सबके सामने बोलना पड़ेगा, और साथ में ये भी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। सिया सर ऊपर करके, मतलब। आदि बोला, वो क्या है ना बीबी, सारे घर वाले हमारी शादी भाई और भाभी के साथ फिर से करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो नीचे बोल रहे थे, लेकिन इस बार तुम्हारा परमिशन के साथ।
जो तुम बिना पूरी बात सुने ही नीचे से आ गई। सिया उठकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो तुमने वो सब जानबूझकर बोला? आदि बोला, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी भी अपनी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करती कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सिया उसे गुस्से से घूर कर बस देखे जा रही थी। आदि बोला, लेकिन ये बात तुम्हें नीचे सबसे बोलनी पड़ेगी, तभी हमारी शादी हो सकती है। सिया आप बाहर जाते हुए बोली, भूल जाओ, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलने वाली। आदि बोला, सिया रुको ना यार, साथ में चलते हैं ना। अब सिया बिना उसकी बात सुने नीचे चली जाती है और आदि उसके पीछे भागता है। सिया नीचे आई तो पंडित जी ने शादी की डेट 3 दिन बाद की फिक्स किया और सब लोग उन्हें घेर कर बैठे थे। शांति जी ने सिया को आते देखा तो अपने पास ही बुला लिया, तो वो भी उनके पास ही चली गई। शांति जी बोले, पंडित जी, ये हमारी बहू कम बेटी ज़्यादा है, सिया आदि की पत्नी। हम सब इन दोनों की ही शादी की बात कर रहे थे। पंडित जी बोले, लेकिन आपने बताया आदित्य की शादी हो चुकी है, तो फिर शादी क्यों करवाना चाहते हैं आप लोग? शांति जी बोली, पंडित जी, वो तो बस ऐसे ही हो गया था बिना किसी रस्मों के, लेकिन इस बार हम पूरे रस्मों रिवाजों के साथ दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। शांति जी बोली, सिया बेटा, हम सब ने तुम दोनों का फिर से शादी कराने का सोचा है, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? और उसकी तरफ देखने लगी। बीरेन जी बोले, बेटा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ है तो हम तुम्हारी बात का पूरा मान करेंगे और जो तुम कहोगी वही होगा। आदि खुद से बोलता है, हे महादेव, ये मेरे ही घर वाले हैं या फिर मेरे दुश्मन जो अपने ही बेटे के लिए ऐसा बोल रहे हैं? सिया ने सबकी तरफ देखा तो वो सब लोग उसे एक उम्मीद के साथ देख रहे थे। फिर उसने आदि की तरफ देखा जो इस्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। सिया बोली, माँ पापा, मैं एक ही शर्त पर हाँ कह सकती हूँ कि ये मुझे परेशान बिल्कुल नहीं करेगा और इस बात का इसे सबके सामने मुझे प्रॉमिस करना होगा। शांति जी बोली, आदि क्या कहना है तेरा? बीरेन जी बोले, सिया बेटा, अगर इसने कुछ भी बोला तो हम लोगों से बोल देना, हम सब मिलकर इसे ठीक कर देंगे, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। सुभद्रा जी बोली, और हम सब के होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके सर पर हाथ रखकर, समझे बच्चे, तुम बस एंजॉय करना। सिया ने सर हाँ में हिला दिया और इस्माइल के साथ बोला, तो तुम आदि से शादी करने के लिए तैयार हो सिया? एक बार और सोच लो। आदि बोला, भाई, अगर अब आपने बीच में कुछ भी बोला तो फिर आप अपने बारे में भी सोच लेना। आरव बोला, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बस सिया से पूछ रहा हूँ। आदि बोला, हाँ दिख रहा है मुझे। शांति जी बोली, चुप रहो तुम दोनों और पंडित जी से बात करती हैं। तो पंडित जी बोले, आप इन दोनों की कुंडली दे दीजिए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ। शांति जी बोली, लेकिन कुंडली तो सिर्फ आदि की है, सिया की तो? सिया बोली, माँ, मेरी कुंडली तो? शांति जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बस अपने माँ और पापा का नाम बता दो, पंडित जी सब देख लेंगे। सिया पंडित जी से संध्या पाठक और शुभम पाठक। शांति जी कुछ सोच कर, सिया, क्या तुम्हारी माँ गढ़वाल से थी? सिया बोली, जी माँ, लेकिन आपको कैसे पता? शांति जी अपने फ़ोन से एक पुराना फ़ोटो निकाल कर उसे दिखाती हैं जो कम से कम 30 साल पुरानी लग रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कॉलेज टाइम का है। सिया फ़ोटो देखकर बोली, ये तो माँ की तस्वीर है, लेकिन आपके पास क्या कर रही है? क्या आप उन्हें जानती थीं? शांति जी उसके गाल को प्यार से सहलाकर, क्योंकि तुम्हारी माँ और मैं दोनों कॉलेज तक बेस्ट फ्रेंड थे और फिर मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ चली आई और उसने भी शुभम से लव मैरिज कर लिया। कुछ दिन बाद पता चला उसके एक्सीडेंट के बारे में। मैंने तुम्हें कितना पता करने की कोशिश किया था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद पता चला तुम्हारे नाना नानी तुम्हें अपने साथ लेकर चले गए। हम उनसे मिलने गए भी थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला वो लोग तुम्हें लेकर कहीं और चले गए। सिया बोली, हाँ, वहाँ पर कुछ लोग नानू को परेशान करते थे, इसलिए वो मुझे लेकर देहरादून चले आए थे। कुछ दिन बाद एक रोड एक्सीडेंट में नानी की भी डेथ हो गई थी और फिर 2 साल बाद नानू भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। शांति जी उसके आंसू पोंछकर, अब नहीं बच्चा, मैं हूँ ना। फिर पंडित जी को सब कुछ बताती है। पंडित जी ने सिया की कुंडली बनाई और फिर दोनों की कुंडली देखते हुए कुछ सोच रहे थे। शांति जी बोली, क्या बात है पंडित जी, हम आदि और सिया की शादी भी आरव और रागिनी के साथ ही करवाना चाहते हैं। पंडित जी बोले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, दोनों की कुंडलियों के ग्रह सही नहीं चल रहे हैं, इसलिए अभी शादी करवाना सही नहीं होगा। और जिस नक्षत्र में दोनों की शादी हुई है वो भी सही नहीं था। शांति जी बोली, पंडित जी कोई उपाय तो होगा ना? सुभद्रा जी बोली, हाँ पंडित जी, बच्चों के ऊपर अब कोई और मुसीबत नहीं आनी चाहिए। पंडित जी बोले, 1 महीने के बाद का अच्छा मुहूर्त है जिस पर दोनों की शादी करना सही होगा।
लेकिन उसके पहले दोनों को आने वाले खतरों से सावधान होना पड़ेगा। एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास बनाए रखना होगा। शांति जी सिया को देखती हैं, फिर आदि को, जो सारी बातें सोफे पर बैठकर सुन रहा था। कुछ देर में पंडित जी चले जाते हैं और सब आरव और रागिनी के शादी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबके अंदर सिया और आदि की थोड़ी सी चिंता बढ़ गई थी। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद अभी कौन सी मुसीबत बाकी है दोनों के लिए। आदि सिया के पास बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, तो क्या सोचा है? सिया बोली, किस बारे में क्या सोचा है? आदि बोला, सबके सामने ये कहने के लिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सिया बोली, भूल जाओ, मैं नहीं कहने वाली कुछ भी। तुमने मुझे धोखे से सब कबूल करवाया है, इसलिए मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली। आदि बोला, सिया तुम ऐसा नहीं कर सकती। सिया उससे अपना हाथ छुड़ाकर उठते हुए बोली, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और उठकर शांति जी के साथ उनका हाथ बटाने के लिए चली जाती है। आदि सिया के पीछे जाता है। शांति जी बोली, आदि जाओ अपने पापा की हेल्प करवाओ। आदि बोला, माँ आप पापा की हेल्प करवा दो ना, यहाँ का मैं और सिया देख लेंगे, है ना सिया? सिया बोली, नहीं मैं माँ की हेल्प करवाऊंगी, तुम आओ पापा की हेल्प करवा दो। बलदेव जी बोले, क्या बात हो रही है आदि, इधर आओ, मेरा चश्मा ढूंढ कर दो, यहीं कहीं रखा था, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। आदि उनके पास जाते हुए बोलता है, क्या दादू आप भी ना कुछ भी रख कर भूल जाते हो, और चश्मा ढूंढ कर बलदेव जी को पकड़ा देता है। बलदेव जी बोले, आदि बैठ, मेरे पास कुछ बात करनी है। तो आदि उनके पास बैठ जाता है। बलदेव जी आदि को कुछ देर अपने पास बैठाकर कुछ समझाते हैं और आदि चुप होकर उनकी सारी बातों को सुन रहा था। उसके बाद वो और कामों में लग गया और वक्त का पता ही नहीं चला कब शाम से रात हो गई। घर के डेकोरेशन में वो काफ़ी बिजी हो गया था, क्योंकि कल से शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले थे। अभी वो बाहर का डेकोरेट करवा रहा था कि शांति जी ने एक नौकर को उसे बुलाने के लिए बाहर भेजा, तो वो कुछ देर में आने को बोल फिर से लग गया। रात को 9 बज गए थे, लेकिन आदि अभी भी कुछ न कुछ काम में बिजी था। सिया उसे ढूंढते हुए बाहर आई तो वो बाहर लाइटिंग देख रहा था। सिया बोली, आदि चलो खाना खा लो, ये सब कल सुबह देख लेना। आदि बोला, सिया बस होने वाला है, 5 मिनट और। सिया बोली, तुम पिछले 1 घंटे से बस यही बोल रहे हो, चलो अब। आदि बोला, सिया हो चुका है, बस 2 मिनट और। सिया बोली, ठीक है, अगर अब 1 सेकंड में नहीं चले ना तो फिर मुझे भी खाना नहीं खाना है। आदि उसे देखता है तो वो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ घूम जाती है। आदि जल्दी से उतरकर उसके गाल पर किस करके बोलता है, मैंने बोला था ना ऐसे गुस्सा मत किया करो, मुझे तुम्हें ऐसे देख करना। सिया उसकी तरफ घूमते हुए, क्या ऐसे देख करना? आदि बोला, वो मुझे। सिया बोली, क्या तुम कुछ बोलोगे भी? आदि बोला, वो मुझे तुम्हें ऐसे देख करना कुछ कुछ होता है। सिया बोली, कुछ भी बकवास मत करो और अंदर चलो। आदि उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरी इन आंखों में डूबने का कभी मन नहीं करता है? सिया उसका हाथ हटाकर मुस्कुराते हुए, वो क्या है ना कि हम तैरना जानते हैं, इसलिए आप डूबने की बात हमसे तो बिल्कुल मत कीजिए, और अब चलिए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। आदि उसे घूरते हुए बोला, चलो अनरोमांटिक इंसान कहीं कि। फिर खुद से बोलता है, हे महादेव, इस भक्त की नैया पार लगाओ। दोनों अंदर आते हैं तो सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, तो दोनों बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। शांति जी बोली, आदि तू ध्यान रख बेटा अपना और सिया का, अभी से कोई लापरवाही ठीक नहीं है। आदि बोला, नहीं होगा माँ, आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी कल से भाई के फंक्शन शुरू होने वाले हैं और मैं उनकी शादी में कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। आरव बोला, लेकिन तुम दोनों से बढ़कर मेरे लिए और रागिनी के लिए कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए तू ज़्यादा से ज़्यादा सिया का ध्यान रख। सिया बोली, भाई मैं एकदम ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख लूँगी, और आप सब भी तो हो ना, फिर आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आरव बोला, हम सब तुम्हें मुस्कुराते हुए और खुश देखना चाहते हैं, जिससे इस घर में रौनक बनी रहे। सिया बोली, आप सबके होते हुए मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ? सुभद्रा जी बोली, वो तो है, अब जिसके होने से इस घर में रौनक है उसकी चिंता तो हमें करनी ही होगी, लेकिन अब जाओ तुम दोनों आराम करो, सुबह से बहुत भाग दौड़ हो गई है। शांति जी बोली, हाँ बेटा जाओ आराम करो तुम दोनों। तो आदि और सिया अपने रूम में चले जाते हैं। सिया कपड़े चेंज करने वाशरूम में चली जाती है और आदि किसी को कॉल करने बालकनी की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद सिया बाहर आती है तो आदि उसे कहीं नहीं दिख रहा था, तो वो जाकर बेड पर बैठ गई और अपने फ़ोन में कुछ करने लगी। कुछ देर बाद आदि अंदर आया तो सिया को अपने फ़ोन में लगा हुआ देखा, तो जाकर उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोला, दवा खाया तुमने? सिया बोली, वो मैं जा रही थी खाने की, तुम आ गए।
आदि घूरते हुए उसे दवा और पानी देता है तो सिया बिना कुछ बोले दवा खा लेती है और अपने फ़ोन की तरफ देखती है। आदि बोला, सोचना भी मत, सो जाओ चुपचाप। सिया थोड़ा सा गुस्से में बोलती है, आई हेट यू। आदि उसे लेटते हुए, आई नो यू लव मी सो मच एंड आई आल्सो लव यू सो मच मोर देन माई लाइफ। और अब अपने भी उसके बगल में लेट जाता है। सिया उसके हाथ पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। आदि बोला, सिया। सिया बोली, बोलो। आदि उसे अपने सीने से लगाते हुए, तुम मुझसे दूर कभी मत जाना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सिया आंखें खोलकर उसे देखती है तो आदि आंख बंद कर उसे पकड़े हुए ही बोल रहा था। सिया वापस से अपना सर उसके सीने से लगाकर, मैं कहीं नहीं जाने वाली और इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं, समझे, तो ये सब सोचना छोड़ दो। आदि उसे कसते हुए, थैंक यू, और उसके सर को चूमकर बोलता है, लव यू। एक फ्लैट में 3 लड़के बैठे थे और सामने बियर की 4-5 बॉटल रखी हुई थी। एक बोला, यार एक बार और सोच ले। दूसरा बोला, सोच तो बहुत पहले लिया था, मौका बस आज मिला है, तुम दोनों बस देखते जाओ क्या करता हूँ मैं उसके साथ। सुबह सिया की आंख खुली तो वो आराम से आदि के सीने से लगे सो रही थी और वो भी उसे किसी छोटे से बच्चे की तरह पकड़कर सो रहा था। सिया ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर कुछ सोचकर रुक गई और ध्यान से उसे देखने लगी, जो सोते वक्त काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। उसकी हल्की बियर्ड उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। आदि को लगा उसे कोई देख रहा है तो अचानक से उसने अपनी आंख खोल दिया तो सिया एकदम से हड़बड़ा गई और अपनी आंखें बंद कर लिया। आदि अब हंसते हुए बोला, तो मेरे सोने पर ही बस तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। फिर थोड़ा रुक कर बोला, तो मैं फिर से सो जाता हूँ, तुम मुझे आराम से देख सकती हो, वो भी जितना मर्जी, उतना मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आखिर मैं तुम्हारा ही तो हूँ। सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोल उसे देखती है तो वो स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। सिया हकलाते हुए बोली, तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आदि उसे अपने ऊपर खींचते हुए, वो क्या है ना बीबी कि आदि कोई भी काम चोरी से तो बिल्कुल नहीं करता है। चलो अब प्यारा सा मॉर्निंग विश करो। सिया अब उससे दूर होकर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। आदि उसे वापस से अपने पास खींचते हुए, ऐसे नहीं, प्यार से बोलो। सिया बोली, आदि लेट हो जाएगा, आज रागिनी और भाई की हल्दी है। आदि आंख बंद कर उसे पकड़ते हुए, हाँ तो मैं अपनी बीबी से प्यार भी ना करूं क्या? सिया वापस से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर दूर होते हुए बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अब चलो तैयार हो जाओ। आदि अब थोड़ा गुस्सा होकर बोला, ठीक है तो जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें बस हमेशा दूसरे की ही पड़ी रहती है। सिया अब उसे ध्यान से देख रही थी तो आदि ने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल लिया और दूसरी तरफ मुँह करके लेट गया। सिया उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर, आदि उठो, ये क्या कर रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे ये सब बस परेशान करने के लिए कह रहे हो, कोई गुस्सा नहीं हो। आदि जल्दी से ब्लैंकेट पकड़ कर बोला, वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे गुस्सा होने या ना होने से, और वापस से खुद को ढक लिया। सिया ने उसे देखा तो अब वो सीरियस था और गुस्से में भी लग रहा था तो वो आकर उसके पास बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है मुझे फ़र्क पड़ता है, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हो, तो बोलो क्या चाहते हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आदि को लगा अब बात सीरियस हो रही है तो ब्लैंकेट हटाकर उठकर बैठ गया और उसे देखा तो वो भरी आंखों से बस उसे ही देखे जा रही थी। आदि को अब खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, तो जल्दी से उसे गले लगा कर बोला, सॉरी सॉरी, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो दबंग सिया ज़्यादा हॉट लगती है, ये रोने वाली सिया बिल्कुल भी नहीं, समझी? और उसका चेहरा पकड़कर सर को चूम कर बोला, आई लव यू। सिया अभी भी कुछ नहीं बोली तो आदि बोला, तो अब लेट नहीं हो रहा है? सिया बिना कुछ बोले ही उठकर बाथरूम में चली गई। आदि अब खुद से बोला, आदि बेटा तुझे क्या ज़रूरत थी वो सब करने की, अब चलो मनाओ। फिर हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोला, हे महादेव बस मान जाए।
बस एक किस कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम गुस्सा नहीं हो। सिया अब उसका हाथ हटाकर बोली, अच्छा तो भूल जाओ, मैं तैयार होने जा रही हूँ, और अलमारी से कपड़े निकालने लगती है। आदि पीछे से उसे पकड़ते हुए उसके गर्दन को चूमते हुए बोला, सिया आदि लेट हो जाएगा तो दादी फिर से गुस्सा करेंगी। आदि बोला, ठीक है तो तुम अपना काम करके जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। सिया बोली, आदि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुम जानते हो। आदि बोला, ठीक है तो रहो ऐसे ही, वैसे भी मुझे किसी के कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात तुम भी जानती हो। सिया बोली, आदि प्लीज़ छोड़ दो ना। आदि बोला, तुम अपना काम करो और जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। सिया ने अब उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देखे जा रहा था। सिया बोली, अच्छा ठीक है, पहले अपनी आंखें बंद करो। आदि बोला, कोई चालाकी नहीं बीबी। सिया बोली, आदि आंखें बंद करो नहीं तो मैं जा रही हूँ। आदि बोला, ठीक है, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया आराम से उसका हाथ पकड़कर थोड़ा सा दूर होकर जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग जाती है। आदि ने दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी तो आंखें खोल कर देखा। सिया, इतना बड़ा धोखा, बाहर निकलो तब बताता हूँ मैं तुम्हें, आदित्य को धोखा देने का क्या मतलब है। सिया बोली, मैं नहीं निकलने वाली, तुम इंतज़ार करो। तब तक एक नौकर आकर आदि को बुलाया तो उसके साथ ही बाहर चला गया। कुछ देर बाद सिया आई तो आदि उसे कहीं नहीं दिखा तो वो भी तैयार होकर बाहर आ गई। आज उसने येलो प्लाजो के साथ लॉन्ग कुर्ता पहना हुआ था। बाहर शांति जी ने उसे आते हुए देखा तो अपने पास ही बुला लिया। सारा काम अब हो चुका था और अब सब लोग बस आने वाले मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। सुभद्रा जी सिया का नज़र उतारते हुए बोली, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। सिया बोली, दादी मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी। शांति जी बोली, सही कहा माँ, आज सच में कितनी प्यारी लग रही है, और अपने आँख से काजल निकालकर उसे लगा देती है। कुछ देर में गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है तो बीरेन जी, बलदेव जी और कुछ मेहमान सबका स्वागत करते हैं। शांति जी और सुभद्रा जी ने सबका हाथ जोड़कर स्वागत किया और अंदर आने को बोला तो सब लोग उनके साथ अंदर आ गए। सिया आदि को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रहा था तो वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, तो बस सबके साथ बिजी हो गई। रागिनी के मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई और भी कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। शांति जी ने सबको अंदर हाल में बैठाया। सब लोग सिया से मिले। रागिनी ने सिया का हाल चाल पूछा और अपने साथ आने को बोला तो वो उसे बैठने को बोल शांति जी की हेल्प करवाने चली गई। कुछ देर में सब लोग आ गए। अगल बगल के कुछ लोग भी शामिल हुए थे। सब लोगों को कुछ नौकर के साथ शांति जी और सिया चाय पानी देने में बिजी थे कि पीछे से किसी की आवाज़ उसके कानों में टकराई। नमस्ते आंटी जी, मैं रागिनी का भाई सौरभ, उसके बुआ का लड़का। सिया को लगा ये आवाज़ उसने कहीं तो सुना है लेकिन कहाँ। कुछ दिमाग पर जोर लगाया तो उसे एक झटके से साथ सब कुछ जैसे याद आ गया और उसका सर कुछ भारी होने लगा। सामने से आता हुआ आदि भी उसे धुंधला दिखाई देने लगा। उसने सर पर हाथ रखा कि खुद को कंट्रोल करे लेकिन सब कुछ जैसे उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। आदि की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी सारा सामान फेंक कर चिल्लाते हुए भागा। सिया, सबकी नज़र सिया पर ही चली गई। वो गिरती उसके पहले सौरभ ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन आदि ने सिया का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। घबराहट से आदि पसीने से भीग चुका था। सबको पता था आदि सिया को लेकर कितना पॉजेसिव है, लेकिन आज सबने देख भी लिया था। आदि जल्दी से उसे लेकर रूम में गया और उसकी दवा देखने लगा। फिर डॉक्टर को कॉल किया और घर आने को बोल दिया। शांति जी बोली, आदि परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, और सिया के ऊपर थोड़ा सा पानी डाला तो 2 मिनट बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दिया। आदि जल्दी से उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़कर बोला, सिया, सिया तुम ठीक तो हो ना। सिया ने उसे देखा जो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था तो उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने ही हूँ। तो जल्दी से आदि ने उसे गले लगाकर बोला, क्यों हमेशा मुझे इतना परेशान करती हो। सिया ने देखा शांति जी, बीरेन जी भी वहीं पर उन दोनों को देख रहे थे। सिया धीरे से बोली, आदि छोड़ो, माँ पापा यहीं पर है। आदि अब उससे दूर होकर बोला, ठीक है तुम आराम करो, डॉक्टर बस आते ही होंगे। सिया बोली, लेकिन मैं अब एकदम ठीक हूँ। आदि बोला, तुम चुप रहो। फिर शांति जी की तरफ देख कर बोला, माँ पापा आप लोग बाहर सबको देख लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। तो शांति जी, बीरेन जी दोनों ने सिया के सर पर हाथ रखा और बाहर चले गए। माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, फिर भी सब लोग सब कुछ जानते थे इसलिए ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं हुई और कुछ देर बाद हल्दी की रस्म करने को राज़ी हुए, क्योंकि तब तक डॉक्टर भी सिया को देखकर अप्रूवल देने वाले थे। आदि सिया को देखते हुए बोला, सिया आज ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें चक्कर आ गए, आज तक तो कभी नहीं आए। सिया अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए बोली, पता नहीं, आने से पहले मुझे नहीं बताया था उसने कि मैं आ रहा हूँ।
आदि एकदम सीरियस होकर बोलता है, सिया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सिया उसके गले में हाथ लपेट कर उसके सर से अपना सर जोड़कर बोलती है, वो क्या है ना, सब तुम गुस्सा होते हो तो मुझे एकदम हार्ड तवा लगते हो, जिस पर से रोटी 2 सेकंड के लिए ना हटाओ तो जलाकर काला कर देता है। आदि उसका हाथ हटाकर घूरते हुए बोलता है, एक बार डॉक्टर को देख लेने दो, फिर बताता हूँ मैं क्या है और क्या लगता हूँ, समझी। सिया मुँह बनाकर बोलती है, खड़ूस कहीं का। आदि बोला, सुन रहा हूँ मैं। सिया मुँह दूसरे तरफ घुमा लेती है, फिर सोचती है कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा, वही था या कोई और। कुछ देर में डॉक्टर घर आते हैं तो आदि उन्हें अपने रूम में लेकर आता है। डॉक्टर सिया को 2-3 बार अच्छे से चेक करते हैं। आदि बोला, डॉक्टर क्या हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं तो मैं अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। डॉक्टर बोला, सब ठीक है मिस्टर कपूर, बस इन्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। और सिया को देखकर बोलते हैं, मिसेस कपूर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। सिया ने आदि को देखा, फिर डॉक्टर से बोली, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो डॉक्टर चेक करके चले जाते हैं और आदि उन्हें छोड़ने जाता है। कुछ देर में वह अंदर आकर सिया को दवा देता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। सिया भी उसे बस देखे जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आदि उससे गुस्सा है। कुछ देर तक भी जब आदि नहीं बोला तो सिया बोली, मुझे बाहर जाना है। तो आदि उसे बाहर लाया और रागिनी के बगल में बैठा दिया और अपने दूसरी तरफ चला गया। रागिनी बोली, सिया अपना कुछ तो ध्यान रखा कर यार, इतनी भी क्या लापरवाही कि खुद का भी ख्याल ही नहीं है। सिया मुँह लटका कर बोली, बस कर, ज़्यादा लेक्चर मत दे, वैसे भी वो खड़ूस गुस्सा है। रागिनी हंसते हुए बोली, तो मना लेना, अभी तो बहुत टाइम है, मैं तुझे मनाने के टिप्स भी दे सकती हूँ। सिया बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं मनाने वाली, उसे गुस्सा रहेगा तो ठीक ही रहेगा, मुझे डांटेगा तो नहीं ना। रागिनी बोली, एक बार फिर से सोच ले। सिया बोली, सोच लिया है, अब चुप होकर बैठ जा, बुआ और माँ भी आ रही होंगी और वैसे भी दुल्हन को ज़्यादा बोलना सही नहीं होता है। रागिनी ने उसे घूर कर देखा, फिर दोनों ही हंस देती है। शांति जी सिया के पास आकर बोली, बेटा तुम ठीक तो हो ना। सिया बोली, जी माँ मैं एकदम ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए और अब जल्दी से हल्दी शुरू कीजिए। शांति जी बोली, ठीक है। फिर सबको बुलाकर गार्डन में चलने को बोलती हैं, जहाँ सुंदर सा पंडाल बना था, जहाँ दोनों को साथ साथ हल्दी लगने वाली थी। आरव ने पीले कलर का धोती और कुर्ता पहना था और रागिनी ने भी पीली साड़ी पहनी थी और फूलों की ज्वेलरी पहना था। दोनों को लाकर गार्डन में बैठा दिया जाता है। अगल बगल की महिलाएं ढोलक के थाप पर गाना गा रही थीं। सबसे पहले शांति जी ने बारी बारी दोनों को हल्दी लगाया, फिर सबने बारी बारी से दोनों को हल्दी लगा दिया। शांति जी बोली, सिया तुम भी आ जाओ बेटा। तो सिया उठकर हल्का सा हल्दी रागिनी और हल्का सा औरों को लगाकर हट गई। पीछे से सौरभ बोला, आंटी जी मैं भी हल्दी लगा सकता हूँ। शांति जी बोली, बिल्कुल बेटा, आओ लगा दो। सिया शांति से जाकर बैठ गई। सौरभ आकर दोनों को हल्दी लगाया और सिया की तरफ देखा, जो कि दूसरी तरफ आदि को देख रही थी। सौरभ उसके बगल से क्रॉस करते हुए बोला, बकरा अच्छा फंसाई हो। सिया ने ना ही कुछ बोला और ना ही उसकी तरफ देखा, तो वो जानबूझकर उसके बगल में चेयर लगाकर बैठ गया। रागिनी के चाचा चाची के बच्चे रूही और रोहन और रागिनी का भाई रोमी लाकर डांस करने लगे। बाकी बच्चे लोग भी हल्दी लगा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। सौरभ सिया से बोला, तो तुम्हें क्या लगा मामा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, या फिर तो तुमने मुझे हल्के में लिया है। सिया फिर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो फालतू में अभी कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। सौरभ ने उसे देखा, जो अभी भी बस आदि को ही देख रही थी, तो उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तो सिया ने एक झटके में उसका हाथ झटक दिया और घूमकर बोली, ये जो हरकत कर रहे हो ना, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला ना बेटा, तो मैंने तो जितना मार कर तुम्हें छोड़ा था उतने से वो शुरुआत करेगा, समझे। इसलिए शादी में आए हो, खाओ पियो और निकल जाओ, समझे। और उठकर रागिनी के पास आ गई। कुछ देर में रागिनी और आरव को अलग अलग रूम में भेज दिया गया। सिया रागिनी के साथ उसके रूम में ही चली गई। सौरभ खुद से बोला, अच्छा देखता हूँ क्या करती हो तुम और तुम्हारा वो हस्बैंड, और जाकर सबसे बात करने लगा। कुछ देर में खाने का अरेंजमेंट बाहर गार्डन में ही हुआ, तो सब लोग आकर बैठ गए। रागिनी ने सिया को अपने पास ही बैठाया था, क्योंकि दूसरी तरफ आरव बैठा था। सिया के दूसरी तरफ का सीट खाली था, क्योंकि आदि अभी भी नहीं आया था। सौरभ ने देखा सिया के पास की सीट खाली है, तो उसके पास बैठने को सोचा। आदि दूर से उसकी हरकत को देख रहा था। अब उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन इतने लोगों के बीच में वो कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा था, इसलिए उसे बस किसी तरह इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो जल्दी से सिया के पास जाने को सोचा। तब तक सौरभ आकर बैठ गया।
सब लोग अपने में बातों और मस्ती करते हुए खाना खा रहे थे। सिया आदि को ढूंढ रही थी। उसने सोचा था कि आदि आकर उसके बगल में बैठेगा, लेकिन सौरभ जानबूझकर उसके बगल में बैठ गया। सिया ने चारों तरफ देखा, सब लोग अपने में ही बिजी थे। रागिनी भी औरों के साथ बात करने में बिजी थी। तो सौरभ सिया को देखकर बोला, जिसको ढूंढ रही हो उसको तुम्हारी थोड़ी सी भी कद्र नहीं है। सिया ने उसे घूर कर देखा तो उसने एक गंदी सी स्माइल के साथ अपनी एक आंख दबा दिया। सिया को उसकी इस हरकत पर मन तो किया कि उसकी आंखें ही फोड़ दे, लेकिन उसे गुस्सा आदि पर भी आ रहा था। तो अब वो बिना खाना खाए ही उठते हुए बोली, माँ मैं आदि को देख कर आती हूँ। शांति जी बोली, बेटा पहले तुम खाना खा लो, आदि कुछ काम कर रहा होगा, आ जाएगा। सिया बोली, माँ मैं उसके साथ ही खा लूँगी, आप लोग आराम से डिनर कीजिए। और उठने लगी कि सौरभ ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। शांति जी बोली, ठीक है बेटा जाओ, हम सब यहाँ का देख लेंगे। लेकिन सिया अब जाए तो जाए कैसे, क्योंकि सौरभ ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसका हाथ पकड़ लिया था। सिया को अब इतने लोगों के बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अब उसे रोने का मन कर रहा था और आदि को पीटने का भी। आदि ने दूर से ही सिया के फेस को देखा तो जल्दी से उसके पास आया। वो सिया के पीछे से आया था, तो ना ही उसे सौरभ ने देखा और ना ही सिया ने। लेकिन जैसे ही सौरभ को सिया का हाथ पकड़े देखा और सिया लगातार छुड़ाने की कोशिश कर रही तो आदि का खून खौल गया। सबकी तरफ देखा तो सब आराम से डिनर कर रहे थे। सिया ने अभी तक कुछ नहीं खाया था और सौरभ आराम से एक हाथ से खा रहा था और दूसरे हाथ से सिया का हाथ पकड़ा था। आदि ने पीछे से एक झटके में सौरभ के चेयर को खींच लिया, जिससे वो अचानक से नीचे गिर गया। सिया उसके साथ गिरती इसके पहले ही आदि ने उसे पकड़ लिया। सब उसके ऐसे अचानक गिरने से कुछ समझ ही नहीं पाए। आदि सिया को एक हाथ से पकड़कर सौरभ से बोला, आप ठीक तो हैं ना, ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? आरव उठते हुए बोला, सौरभ तुम ठीक तो हो ना? सौरभ जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और सबसे बोला, मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, मेरा खाना हो गया, मैं बाहर गाड़ी में हूँ, तब तक आप लोग आराम से आइए। और जल्दी से बाहर निकल गया। आरव वापस से बैठते हुए रागिनी से बोला, यार ये अचानक से कैसे गिर गया? रागिनी बोली, ऐसे ही गिर गया होगा। शांति जी बोली, आदि तुम और सिया अंदर ही डिनर कर लो, तुम दोनों जाओ, मैं भिजवा रही हूँ, क्योंकि सिया का इतनी देर टहलना ठीक नहीं है। तो सबने भी सिया को अब आराम करने को बोला। तो सिया रागिनी और उसके और सभी फैमिली मेम्बर से मिलकर अंदर चली गई। आदि भी सबको गुड नाइट बोलकर खाना खा लिया और अंदर चला आया। सौरभ बाहर गुस्से में अपना हाथ गाड़ी पर मार कर बोला, ये तुमने सही नहीं किया आदित्य कपूर, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। आदि खाना लेकर रूम में आया तो सिया बाथरूम में थी, तो वो खाना वहीं टेबल पर रखकर वहीं सोफे पर बैठ गया। सिया कुछ देर बाद बाहर निकली तो आदि फ़ोन में कुछ कर रहा था। सिया ने एक नज़र उसे देखा, फिर जाकर बेड पर बैठ गई। आदि ने अपना फ़ोन रखा और खाना लेकर उसके पास आया और बिना कुछ बोले एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिया ने भी बिना कुछ बोले उसे खा लिया और उसे खिलाने के लिए हाथ आगे किया तो आदि बोला, मैं खुद खा लूँगा। सिया ने हाथ वापस कर लिया और एक रोटी खाकर बोली, अब नहीं खाना, तुम खा लो। आदि बोला, एक रोटी और। सिया बोली, नहीं खाना। आदि बोला, पूछ नहीं रहा हूँ, मुँह खोलो जल्दी से। सिया ने मुँह घुमा लिया। आदि बोला, सिया ये क्या है, खाना खाओ, ये ठीक नहीं होना चाहती हो। लेकिन सिया ने अपना चेहरा नहीं घुमाया तो आदि खाने की प्लेट टेबल पर रख कर बोला, मतलब तुम्हें ना मेरी बात सुननी है और ना ही मानना है। सिया बोली, जानते हो सब कुछ तो क्यों बचाया, मरने दिया होता ना। आदि गुस्से में उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, आप फिर से बोलो। सिया ने भी वैसे ही बोला, हाँ तो डरती नहीं हूँ तुमसे जो फिर से नहीं बोल सकती। सिया ने भी वैसे ही बोला, हाँ तो डरती नहीं हूँ तुमसे जो फिर से नहीं बोल सकती, एक बार नहीं 10 बार बोलूँगी, मर जाने दिया। तब तक आदि ने उसकी आवाज़ को बंद कर दिया और उसे गुस्से में पकड़ लिया। सिया ने भी आंखें बंद कर उसके कंधों को पकड़ लिया और खुद से बोली, आदि भले ही गुस्से में ये कर रहा हो, लेकिन जो खलबली उसके दिल और दिमाग में सौरभ के हाथ पकड़ने से महसूस हुई थी और जो गुस्सा आया था, अब आदि के करीबी से थोड़ा थोड़ा जैसे शांत होने लगी थी। आदि ने अब 5 मिनट बाद उसे छोड़ा और उसके सर को चूम कर बोला, फिर से बोल कर दिखाओ तब बताता हूँ। सिया ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली और वैसे ही उसकी गोद में सर रख कर लेटते हुए बोली, तुम खाना खा लो। आदि बोला, सिया आंखें खोलो और देखो मुझे, तुम्हें नहीं लगता कि तुमको मुझे कुछ बताना चाहिए? सिया भी वैसे ही बोली, खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। आदि बोला, सिया दवा खाओ। तो सिया उठकर बैठ जाती है और सर नीचे किए हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। आदि बोला, गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें फिर से ज़बरदस्ती, लेकिन गुस्सा भी मुझे तुमने ही दिलाया था, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सिया ने सर उठाकर उसे देखा तो वो सिया को ही देख रहा था, जैसे किसी सवाल का जवाब चाहता हो।
क्या सिया सौरभ के बारे में आदित्य को सब बता देगी? सौरभ के बारे में जानकर आदित्य का क्या रिएक्शन होगा? आदित्य और सिया की ज़िंदगी और क्या मोड़ लेगी? पर जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और सस्पेंस से भरा हुआ होगा, इसलिए जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।